अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो नौकरियां देखने में गई वो होम केयर का शोबा था, और उसकी बुनियादी वजह ये बनी कि रोमानिया और मशरक़ी यूरोप से लोग यहां आते थे और जो बुज़ुर्ग हैं उनकी देखभाल किया करते थे। उसकी ये भी एक आसानी थी उन लोगों के लिए, रोमानिया और मशरक़ी यूरोप के, कि उनको बरतानिया आने के लिए यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने की वजह से वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ब्रेग्जिट के बाद जब ये लोग अपने अपने ममालिक को वापस चले गए तो बहुत बढ़िया जो इनखला पैदा हुआ वो होम केयर का शोबा था। और इस होम केयर के शोबे में अफरादी क़ुव्वत की डिमांड होने की वजह से और साथ ही साथ जो सुकम है इस शोबे में बरतानवी की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, इस वजह से वहाँ पर मौजूद लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और एजेंटों के थ्रू जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इन ममालिक से लोगों को वहाँ लेकर जाया गया। बड़ी तादाद उन लोगों की थी जिन्होंने भारी भरकम रकम यहाँ पर पाकिस्तान में एजेंट्स को अदा की या अपने मुल्क में अदा की, और साथ ही साथ काबिलियत और सलाहियत जो है उसको परखा नहीं गया। उमूमी तौर पे वो लोग जिन्हें सिर्फ अंग्रेज़ी आती थी, वो बोल सकते थे या समझ सकते थे या दूसरों को कन्विंस कर पाते थे अंग्रेज़ी में, उनको ये वीज़े जारी कर दिए गए। ये वीज़े जारी होने के बाद जब वो गए अपने क्लाइंट के पास, होम केयर के जो नर्सिंग होम थे उनके पास, तो वहाँ पर जब ये लोगों के पास स्किल्स थी नहीं, काम कर नहीं सके, और काम ना कर सकने की वजह से जब वहाँ पे महकमा दाखिला ने देखा कि टैक्स नहीं आ रहा एम्प्लॉयर की तरफ से, तो इन लोगों के वीज़े कैंसिल कर दिए गए। अक्सर लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ गए और अब वो दोहरी मुश्किल में रह रहे हैं। एक उनका जो स्टेटस है वो गैर कानूनी हो गया, और साथ ही साथ जो उनको उजरत मिल रही थी, जो वो पैसे कमा रहे थे, वो भी अब नहीं कमा सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा कर गए हुए हैं बरतानिया, और किसी ने कहीं से कर्ज़ पकड़ा, किसी ने कहीं कुछ बेचा, और वो भी एक बोझ अपनी जगह मौजूद है। तो फिर ये दोहरी मुश्किल ऐसे तमाम लोगों के लिए खड़ी हो गई है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो बात डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि होम केयर होती क्या है, इसके लिए किस तरह की स्किल्स चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, और अगर आप ट्रेंड हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो क्या फिर भी आपको ये खदशा रहता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको कहीं नौकरी से निकाल ना दे। और जब आप पहुंच जाते हैं इतने पैसे लगा के, तो वो कौन से तरीके हैं? अव्वल तो आपको पैसे कम लगाने पड़ें, आप बहुत कम पैसों में आपको बरतानिया का वीज़ा मिल जाए। होम केयर के अलावा दीगर कौन से शोबे हैं इस वक्त बरतानिया में जिनकी डिमांड है और आप कम पैसों में और कानूनी तरीके से वहाँ पर जा सकते हैं? और फ़र्क क्या है जब आप एजेंट्स के थ्रू जाते हैं भारी भरकम पैसे देकर, और जब आप जो हुकूमत है, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है, उसके थ्रू जब आप बरतानिया का वीज़ा हासिल करते हैं तो आपको कौन कौन सी सहूलियात मुयस्सर होती हैं? बरतानिया का जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसमें क्या सुकम है और उसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है एजेंटों के ज़रिए, और पाकिस्तान के अंदर लोगों से जो भारी भरकम पैसे लिए जाते हैं उसका तदारुक कैसे हो सकता है? ये तमाम पहलू हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। फैसल मुनीर साहब माहिर इमिग्रेशन कवानीन हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आसिम सुलेमान साहब सोलिसिटर हैं, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपका। और बैरिस्टर अमजद मलिक साहब माहिर हैं इमिग्रेशन कवानीन के। मलिक साहब, आपका शुक्रिया। मलिक साहब, ये कहानी मैंने सारी सुनाई है, सामने रखी है अपने देखने वालों के। अभी जो लोग गए हैं होम केयर के वीज़े पे, और अक्सर उनमें से ऐसे हैं कि जिनको कुछ नहीं पता कि कैसे देखभाल करनी है, तरीक़ाकार क्या है, SOPs क्या हैं, प्रोटोकॉल्स क्या है, ट्रेनिंग्स क्या हैं, उनके साथ हुआ क्या है, और अब जिन लोगों का स्टेटस गैर कानूनी हो चुका है उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? जी, बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। मेरे ख्याल में कॉमन फिनोमेना है इमिग्रेशन, और लोग आते जाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेरा ख्याल सेफेस्ट रूट है कि आप अगर माइग्रेट करें फैमिली के साथ, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल हैं, IT प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सिंग में है। तो ये पिछले दिनों क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ और यहाँ पे केयर होम अगर आप समझे तो यहाँ पे घर छोटे छोटे हैं, यानी यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली वाला निज़ाम नहीं है। यहाँ पे रियासत आपको ध्यान करती है, बच्चों का भी, बुजुर्गों का भी। तो लोग एक घर में लंबा चौड़ा इंतजाम नहीं है कर रहे हैं। तो जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके लिए, या डिसेबिलिटी वाले, या ऐसे बच्चे जो जिनमें कोई डिसेबिलिटी है या लर्निंग डिसेबिलिटी है, या बूढ़े जिनका कोई वारिस नहीं है, तो उनके लिए केयर होम्स बने हुए हैं। 15-20 अफराद के लिए एक होम होता है, 5-7-10 बेडरूम का। उसमें सुबह शाम की निगहदाश्त के लिए केयरर की जरूरत होती है। उसका एक मैनेजर होता है जिसको फंडिंग गवर्नमेंट करती है। यानी एक होम जिसमें 10 से 20 लोग रहते हैं,
जिसकी एक एक दो दो लोगों के ऊपर दिन और रात की ड्यूटी होती है। ज्यों ज्यों डिसेबिलिटी बढ़ती जाती है, केयर की जरूरत बढ़ती जाती है और कुल वक्ती या डे एंड नाइट की केयर प्रोवाइड की जाती है और सारा खर्चा गवर्नमेंट देती है। उसके लिए ब्रेग्जिट के बाद ये जो ईस्टर्न यूरोपियन से लोग आए थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे, जिनकी तादाद गालबन 5 मिलियन के करीब थी, उन्होंने फिर अपने घर लौटना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ रहने का उनका जो मकसद था वो फेल होना शुरू हो गया कि वो अपने मुल्क जाएं और वो अपने जाके वहां काम करें। तो उससे एकदम केयर इंडस्ट्री में खिलाफ पैदा हुआ और इन्होंने रिलैक्सेशन दी कि जी आप इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, पॉइंट बेस्ड सिस्टम की बजाय आप हाईली स्किल्ड माइग्रेंट के तौर पे इस शॉर्टेज कैटेगरी में वीजा फीस दे के आ सकते हैं अगर आपको एक स्पॉन्सर आपको केयर होम में जगह दे काम की। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि इंडिया और पाकिस्तान में फर्क ये है कि इंडिया में बहुत ज्यादा कंपनियां मजबूत हैं, वो जो लाए जिनको उन्होंने उनको काम पे रखा और काम पे चलाया। हमारे लोग एजेंटों के जरिए आए हैं। सो इंडिया में या तो इंडियन और बरतानवी हुकूमत मुआदा करती हैं, नंबर तय करती हैं और इतने लोग ले आते हैं, नर्सें हो, आईटी प्रोफेशनल्स हो या और प्रोफेशनल्स हो। हमारे मुल्क से लोग या तो डायरेक्ट रेफरेंस से आते हैं या एजेंट के जरिए आते हैं। हमारे जो लोग आए हैं वो शिफ्टिंग नहीं हुई उनकी प्रॉपर, उन्होंने वीजे का देखा कि केयर होम के ऊपर जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने कोई काम किया है केयर होम के तौर पे, केयरर के तौर पे, कभी किसी की बुजुर्ग की लुक आफ्टर की है, कभी किसी की पॉटी साफ की है, कभी किसी को दवाई दी है, खाना खिलाया है। उन्होंने रेफरेंस लेटर बनाए कि जी हम केयर होम का काम जानते हैं, हमें अंग्रेजी आती है, केयर होम का काम जानते हैं। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने आगे एम्प्लॉयर से लड़ना शुरू कर दिया कि ये काम तो मैंने नहीं करना, ये खतून तो बुजुर्ग को लुक आफ्टर नहीं करेगी, ये तो किसी की जो है वो पॉटी साफ नहीं करेगी, ये तो उसने नहीं काम किया जिंदगी में, इसको खतून के ऊपर लगाएं और इसको मर्द पे ऊपर लगाएं। तो इस तरह के पहले 2-3-4 हफ्तों में ही जो है वो जो नए कैरियर हैं वो उनकी जो लैक ऑफ ट्रेनिंग है या उसकी समझ है जो उस वीजे के बारे में वो कमजोर साबित हुई और लोग या तो जॉब से गए या एम्प्लॉयर ने निकाल दिया। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों के साथ आए हैं, 20-25 हजार पाउंड इंटरमीडिएट लोगों को दे के आए हैं और एकदम से जॉब भी नहीं है और या होम ऑफिस ने उनका वीजा कटेल कर दिया कि उनके टैक्स के पैसे पे नहीं हुए, या वो इधर उधर स्विच करने के लिए जाते हैं तो नया एम्प्लॉयर भी उतना ही खर्चा बताता है कि जी वीजा फीस अराउंड बाय 1500 पाउंड लगेगा और आपके बाकी पैसे जो लगा के आपका ये नया इतना बिल होगा। तो वो बेचारे मखमसे का शिकार हैं कि अब अपने आप को कानूनी कैसे करवाएं, अगर इसी वीजे पे काम करें तो कैसे करें, और अगर नया कुछ करें तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे। तो ये और उनको लीगल करने के लिए टाइम मुद्दत बहुत कम है। अगर वो वहां काम नहीं करते जहां आए हैं तो टाइम मुद्दत जो है मेरे ख्याल में 90 डेज के अंदर अंदर आपको जो है वो वीजा स्विच करना है। 3C जो है वो तो मेरे ख्याल 28 दिन की बात करता है, लेकिन 90 डेज के अंदर अंदर उनको वीजा स्विच करना है और वो नोटिस देते हैं और काफी सारे वीजे कर्टेल हो रहे हैं और लोग मैं जरा फैसल मुनीर साहब की तरफ भी जाऊंगा। फैसल साहब, अमजद मलिक साहब ने बड़ा डिटेल बताया है। बुनियादी तौर पे ये जो केयर होम वीज़ाज़ हैं या ये जो स्किल्स हैं, इसके लिए एक एवरेज पर्सन को कितने अरसे में वो ट्रेंड हो जाता है? क्या अगर पाकिस्तान में तो वैसे ये ट्रेंड है नहीं, अगर कोई यहाँ डिप्लोमा करके चला जाए 6 महीने की, 9 महीने की, 3 महीने की ट्रेनिंग लेके चला जाए, उसको फिर भी ये हर्डल्स पेश आएंगी? देखें, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये बात जो अमजद मलिक साहब ने की कि बेसिकली हम अगर आपका सवाल पाकिस्तान से मुतल्लिक है तो टू बी ऑनेस्ट हम लोग उतने एजुकेटेड नहीं हैं, ट्रेंड नहीं है। और मैं अगर तजावज़ ना करूं तो माज़रत के साथ हमारी फैमिलीज जो कि जॉइंट सिस्टम में है और कुछ चीज़ें जो जॉइंट फैमिली सिस्टम से आते हैं तो वो तो फिर भी कुछ ना कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है, जिन्होंने अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर किया है या वो समझते हैं कि कैसे पेरेंट्स को हैंडल करना है या वो बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो किसी ना किसी तरीके से 5 to 10% लोग गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हैं वो प्रॉब्लम में। उसकी वजह ये है कि हमारी बाय नेशन जो ट्रेनिंग है, हमें रात को काम करने की एक तो तरबियत नहीं है। माजरत के साथ यहाँ पे जो केयरर्स हैं, बाज़ औक़ात अगर कोई केयर आपको कोई पेशेंट
एलोकेट किया जाता है, तो अगर वो उसकी बेचारे की एज फैक्टर बूढ़ा है, बूढ़ी है, उसको 24/7 भी बाज़ केयर की जरूरत होती है और उसको गवर्नमेंट जो है वो पे करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट उनको मैंने स्पेसिफिकली पूछा है कि जी आप क्या फील कर रहे हैं ये जॉब करके, तो उनका जवाब जो होता है वो बड़ा नेगेटिव होता है। वो कहते हैं जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਸ गए हैं, ਸਾਨੂੰ अट्रैक्शन। अच्छा फैसल साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे फिर से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फैसल साहब, आपने कहा कि वो गिलास पानी का कदी असी पी के नहीं वेख्या। अब मसला एबिलिटी का है या विल नहीं है? और विल इस वजह से नहीं है कि वो जो हर पाकिस्तानी के अंदर एक छोटा सा चौधरी, छोटा सा सरदार, छोटा सा मलिक, छोटा सा वडेरा जो मौजूद है वो वहाँ जाके आड़े आ जाता है और उसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी असल साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ये अल्फाज नहीं चाहता था कि मैं उसको ज़दे ज़बान लाऊं, क्योंकि आप वहाँ बैठे हुए हैं तो इसलिए आप ये कह सकते हैं। हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नॉर्म्स और एथिक्स हमें रोकते हैं कि हम ऐसे वर्डिंग ना यूज़ करें। लेकिन वही बात यह है कि जो हमारा अंदर का पंजाबी और चौधरी है ना, जो सिंधी है या वो पठान है या पश्तून है, वो नहीं मरा अभी हमारा। वो जब तक नहीं मरेगा, देखें यहाँ पे ये वो कौम है कि अगर टू बी ऑनेस्ट अगर आप सामने से कोई बर्ड गुजर रहा है ना रोड से, तो ये गोरा वहां से 10 फीट पीछे गाड़ी रोक देता है। और अगर हमारा कोई एशियन होगा ना, तो मैं ये सिर्फ आपको नेचर बता रहा हूँ, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि गाड़ी उस बर्ड के सर पे ले जाए और वो बर्ड रुक जाए, हम गुजर जाए। हमारी नेचर यहाँ पे ब्रिटिश होने के बाद भी नहीं चेंज हुई, ये है फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर ये क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन है कि हमने यूके जाना है, तो फिर हमें उस तरह अपने आप को यूनिफॉर्म भी करना चाहिए ना। हमें समझना चाहिए कि इस कंट्री की सिविलाइजेशन को पढ़ना चाहिए। ये लोग काम को आर नहीं समझते। ये टॉयलेट्स में अगर कोई चीज गिर गई है तो उसको उठा के बिन में फेंकते हैं। हम लोग टिश्यू पकड़ते हैं और सीधा उसको टॉयलेट में फेंक देते हैं, यानी आप समझते हैं कमोड में फेंक देते हैं। आप यहाँ पे बाज़ औक़ात आप यकीन करें तकलीफ होती है कि यहाँ पे हम टॉयलेट्स यूज़ करते हैं ना जो पब्लिक एक्सेस होती है, या हम किसी सेमिनार पे या हमारे एशियंस जो हैं वो माज़रत के साथ किसी को अगर दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, हमने अभी तक अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये आप देख सकते हैं कि अगर हम लाहौर एयरपोर्ट पे हैं तो वही बंदा जो हीथ्रो एयरपोर्ट से जा रहा है वो देखें लाइन में लगा होता है, और वही शख्स जो है वही जाके लाहौर एयरपोर्ट पे सारी लाइनें तोड़कर कोशिश करता है कि मैं जी बाहर से आया हूं, मुझे जाने दें पहले। तो ये हमारी जो डबल स्टैंडर्ड की जो है ना प्रॉब्लम, ये इसको हमें दूर करना होगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ये सब लोग हमारे ऐसे हैं। आप यकीन करें, बहुत अच्छी फैमिलीज के लड़कों को भी मैं जानता हूँ जो यहाँ पे केयर वर्क होम एज ए केयर वर्क काम कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस भी नहीं थे, उन्होंने यहाँ एक्सपीरियंस गेन किया है, लेकिन दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब्स। अगर फैसल अब्बासी साहब आपकी इजाजत से 2-3 एग्जांपल्स दूं, इस वक्त जो हम हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, मैं स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानीज जो हमारे फैमिलीज यहाँ पे आई हैं, उनमें एक स्टूडेंट आया, उस वक्त इजाजत थी कि आप एज ए स्टूडेंट स्विच कर सकते थे स्किल्ड वर्कर में परमिट लेके। आप यकीन करें कि उसके फादर यानी पेरेंट्स ने को अपने घर की चीजें बेच के, ये मैं आपको ये लाइव जो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो फैक्ट है, जो मेरे पास ये मैटर है। उस बच्चे ने पेरेंट्स को फोर्स किया जी कि मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे यहाँ पे जॉब करने दे, मैं यहाँ सेटल हो जाऊंगा। उसने किसी तरीके से वो वीजा बाय कर लिया, और उसके बाद उसको 2 महीने बेचारे ने दिन रात करके उस केयर वर्कर ने उसको, जो उसका एम्प्लॉयर था, उसने उसको इतना काम एलोकेट किया कि वो टायर्ड हो गया। लेकिन अब वो न जी सकता था ना मर सकता था। उसने ये मुझे, जब वो आया मेरे ऑफिस में तो रोने लग पड़ा। उसने कहा सर 2 महीने मुझे तनख्वाह मिली, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना रेंट और अपना घर का खर्चा चलाया। 2 माह के बाद उसने 2 माह तक मुझसे काम करवाया और मुझे पे नहीं दी, और मुझे इसी बात पे उसने लॉलीपॉप हुआ कि तुम्हें आज दे देते हैं, तनख्वाह देते हैं। असल में इनफैक्ट जब मैंने चेक किया
तो उस एम्प्लॉयर का जो स्पॉन्सरशिप टीयर 2 लाइसेंस था वो क्वेरी में गया हुआ था। होम ऑफिस ने उस पे कुछ कहा था कि आप हमें इनकी इंक्वायरी बैठी हुई थी, तो वो ए से बी कैटेगरी होने जा रहा था। अब वो बच्चा ना 2 महीने से जॉब मिली, अब वो कहता है कि जी मेरे पेरेंट्स ने ये जो पहले स्टूडेंट वीजे पे मेरा खर्चा किया, फिर मेरे वर्क परमिट पे मुझे पैसे दिए, अब वो बच्चा उधर से भी रह गया, यानी स्टूडेंट भी नहीं रहा और वर्क परमिट से भी फारिग हो गया। अब वो बच्चा इस वक्त किस सूरत हाल में है, मैं ये सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके इस चैनल के थ्रू मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जो अभी सोच रहे हैं आने का या क्यू में हैं, तो वो जरूर थिंक करें कि ये वल्ला ये कोई ऐसा कोई लॉलीपॉप नहीं है कि आप उसको चूसेंगे। ये लाइफ बहुत हार्ड है, हार्श है, इसके फैक्ट्स बड़े डिफिकल्ट हैं। अगर किसी के पेरेंट्स को आप फोर्स करके, बच्चा अपने पेरेंट्स को कह रहा है कि जी आप सब कुछ भेज दें और मुझे भेज दें, और उसने आकर यहाँ कुछ नहीं करना, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए अगर ये मेरा मैसेज उन तक पहुंच जाए, अगर वो आना है तो फिर अपना आप मिटा के अपना छोटा चौधरी मार के आए। सही है, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है फैसल साहब। और एक छोटी सी मिसाल ज़िम्नन देना चाहूंगा। एक खातून आई हुई हैं, उनको एजेंट ने भेजा, एजेंट ने से पैसे लिए, यहाँ आया तो पता चला कि जी काम नहीं है। उन्होंने क्या किया, 10 दिन के बाद वीजा मिलने के बाद, ये फैसल भाई साहब ये हार्ड फैक्ट्स हैं, ये मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो इस अट्रैक्शन में है कि क्या लाइफ है, उनके बच्चों के फैमिली के वीजाज जो है प्रायोरिटी पे अप्लाई किए गए। और आपको पता है गवर्नमेंट ने, होम ऑफिस ने जिन एम्प्लॉयर्स के पास ये केयर होम के लाइसेंस हैं, वो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस उसी वक्त उसी केयर होम का चेक एंड बैलेंस शुरू कर देता है और वो बच्चों के फैमिलीज के वीजाज पेंडिंग कर दिए जाते हैं। और आप वेबसाइट पे भी आ गए, अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक भी 6 महीने तक वो पेंडिंग रख सकते हैं। होता क्या है कि उस दौरान वो जो उनके ऊपर क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस उनको देने होते हैं कि आप जो ये 10 लोगों को आप लाए हैं, इनको बताएं कि आपका रोटा क्या है, जॉब इनको कहाँ दे रहे हैं। जब होम ऑफिस उनसे पूछता है तो वो उनके पास कुछ नहीं होता, और वो वही होता है कि फिर वो लाइसेंस जो है सस्पेंड रहता है या अल्लाह ना करे वो रिवोक हो जाता है। तो वो बच्चे जो फैमिली वहां पर बैठी हुई है वो यहाँ नहीं आ सकती, उनके वीजे रिफ्यूज हो जाते हैं। जी, आप समझ रहे हैं कि माँ इधर है। बिल्कुल ठीक है। ये फैसल साहब आपने जो बात की है, ये बहुत से मिसालें हैं। बेसिकली प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम अवेयरनेस दें अपने देखने वालों को, जो लोग बरतानिया में देख रहे हैं, वो बैक होम भी लोगों को बताएं कि इस तरह के चैलेंजेस हैं। लेकिन बाज़ों का जो यहाँ पाकिस्तान में बैठे लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद दूसरा बंदा, उनका अजीज़ रिश्तेदार, कराबतदार, दोस्त ये चाहता ही नहीं है कि वो बरतानिया आए। ये भी एक प्रॉब्लम है। आसिम साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो बरतानिया का ने रिलैक्सेशन दी होम केयर में, उसको एजेंट्स ने एक्सप्लॉइट किया, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? देखें, ये हमेशा ही से होता आ रहा है, ये पहली दफा नहीं हुआ कि जब भी कोई रिलैक्सेशन आती है तो वो जो है ना वो अब्यूज हो जाता है। और ये एक नेचुरली ह्यूमन साइकी है कि जो एजेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी हैं और उसको अब्यूज करते हैं सिस्टम को। मैं जहाँ पे समझता हूँ कि देखें, ये सबको, इस तमाम एजेंसीज को, तमाम डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट्स, उनको पता है कि ये, और स्पेशली ये जो इमिग्रेशन से रिलेटेड है, कि पहले तो इमिग्रेशन बहुत टाइट थी। जब रिलैक्सेशन हुई तो लोगों को पता है कि वो इंग्लैंड में आना चाहते हैं, किसी लीगल तरीके से यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो एजेंट्स बैठे हुए हैं उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो रिलैक्सेशन हुई थी वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स थी। रिलैक्स इस तरीके से थी कि जब इन्होंने लोग अप्लाई करते थे लाइसेंस, जो केयर होम्स वाले थे, और मेरे पास जो एक केस आया जिसमें एक केयर होम वाले ने लाइसेंस खुद ही अप्लाई कर दिया। उसने जब एलोकेशन रिक्वेस्ट की, 50 रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने 50 ही ग्रांट कर दी। आई मीन वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये केयर होम के केयर वर्कर के वीजे जब खुले थे, तो वहां पे कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं था कि भाई आपने 50 के लिए अप्लाई किया, वहां में बताएं कि आपको कितने चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी में चाहिए और क्यों चाहिए, इसकी जस्टिफिकेशन आप हमें प्रोवाइड करें, और आप कितने और किस वजह से करना चाह रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी कितना काम है, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये कोई क्वेश्चन वहां पे पूछे नहीं गए।
तो स्टार्ट में प्रॉब्लम यही थी कि जिसने भी जितनी एलोकेशन मांगी कि हमें इतने चाहिए, वो उतने मिल गए उनको, और फिर वो मजीद रिक्वेस्ट करते गए और इशू करते गए, जहाँ से ये सारी प्रॉब्लम जो है ना वो स्टार्ट हुई। तो मेरा जो ख्याल है कि जो एक होम ऑफिस ने एक पॉलिसी अपनाई है कि अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जी। आसिम साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जी आसिम साहब। अच्छा, तो अब बहुत सख्ती हो गई है, तो अब मुश्किल है कि केयर वर्कर वीजे पे कोई आ सके, लेकिन अभी कैटेगरी स्टिल मौजूद है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था कि प्रॉब्लम कहाँ पे, तो प्रॉब्लम यही थी कि जो आज होम ऑफिस कर रहा है, जो पॉलिसी एक अनअनाउंस्ड किस्म की पॉलिसी है कि वो एलोकेशन नहीं दे रहे, और अब जो भी एलोकेशन मांगता है उसे चेक्स और काफी सारी रिव्यू के लिए उनको वो एक लेटर भेज देते हैं कि उनकी अपनी जो स्ट्रक्चर जो है उसको रिव्यू करने के लिए। तो ये अगर वो पहले कर लिया जाता तो उससे काफी हद तक अब्यूज जो था ना बच सकता था, और आपके पास वही लोग आते जो जेन्युइनली जो जॉब करेंगे, और एम्प्लॉयर भी उन्हीं को बुलाता है, क्योंकि ये इट इज एडिशनल बर्डन है एक एम्प्लॉयर के लिए भी कि अगर वो किसी को बुला लेता है और उसको जॉब देना उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं दे सकते तो वो अपनी जेब से तो कोई किसी को वो सैलरी तो नहीं दे सकता, तो वो बर्डन लेने को तैयार बहुत ही मुश्किल से होता है, अनलेस के भी उसको कोई एडवांटेजेस हो। और हमें पता चला है कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस सुनने में आए हैं कि बहुत सारे जो केयर होम्स हैं उन्होंने पैसे भी लिए, सारा कुछ लिया, और लोग भी आ गए यहाँ पे, और वो उनके लिए काफी मुश्किलात हैं यहाँ पे पहुंचने के बाद। तो जो बेसिक जो क्वेश्चन था वो हमेशा से मैं यही समझता हूँ कि इसमें होम ऑफिस टू ब्लेम, कि आप अगर जब रिलैक्सेशन देते हैं तो उसका चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी आप साथ रखें। ये हमारे साथ हमेशा से होता रहा है कि जब जैसे भी रिलैक्स होता है, चाहे आप स्टूडेंट के वीजे को देख लीजिएगा, जब वो बहुत ज्यादा ओपन होते थे तो उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, कॉलेजेस खुल जाते थे, एक एक कमरे के कॉलेजेस हुआ करते थे जिसमें लोग आते थे, वीजा लेते थे और वो लॉन्गर पीरियड स्टे करते थे। और अभी भी इसी तरीके से हुआ कि जब आप लाइसेंस देते हैं किसी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया कि क्या इसकी केयर एजेंसी है, क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं, क्या ये डोमेस्टिक केयर प्रोवाइड कर रहे हैं या केयर होम है। तो इस तरीके का कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया कि जिसने भी जो भी CQS रजिस्टर्ड था, CQC सॉरी, जो भी रजिस्टर्ड था, चाहे वो एक कमरे में बैठा हुआ है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो उन्होंने उसको एलोकेशन दी है। तो अगर जब तक हम बेसिक बुनियादी तौर पर एम्प्लॉयर के ऊपर चेक नहीं रखेंगे तो आप जो है ये अब्यूज ऐसे ही चलता रहेगा। सही है। अच्छा, जो है वो काफी हद तक बेहतर हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास यही है, अब जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं उनका क्या होगा। सही है। उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसको रिड्रेस कैसे किया जाएगा। सही है। अच्छा मलिक साहब, मैं जरा यही नुकता मलिक साहब के सामने रखता हूँ। आसिम साहब, मलिक साहब, जो लोग आ चुके हैं अब वो ट्रबल में हैं। फैसल मुनीर साहब ने भी बहुत से मिसालें दी हैं, एक जहनी कोफ्त में चल रहे हैं, कानूनी एतबार से बास का स्टेटस गैर कानूनी हो गया। उनके पास नंबर 1 ऑप्शंस क्या हैं? नंबर 2, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या बताएंगे कि आने वाले दिनों में वो कौन से डिसिप्लिन्स हैं, फील्ड्स हैं जिनमें वीज़ाज़ ओपन होंगे, और अगर उनका कोई रिलेटिव कोई आना चाह रहा है तो उसको कम अज़ कम उससे मुतालिक थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हासिल कर लेनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया बासी साहब, आप बहुत देर से बैकलॉग के ऊपर आम माफी का सपोर्ट करते रहे और प्रोग्राम भी किए हैं। तो ये आई एम अफ्रेड कि ये उसी बैकलॉग का हिस्सा बन जाएंगे। जो लोग अपने वीजे की मुद्दत गुजार चुके हैं, वीजा कटेल हो चुका है या एम्प्लॉयर का लाइसेंस चला गया है और उन्होंने अपनी जो वीजे की जो मुद्दत जो 3C के तहत वो जो 90 डेज पीरियड है उसके अंदर उन्होंने वीजा स्विच नहीं किया, तो आई एम अफ्रेड वो इलीगल हो जाएंगे और फिर या तो वो ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन देंगे या कुछ लोग असाइलम कर लेते हैं, कुछ लोग ओवरस्टे करते हैं। आई एम अफ्रेड लीगल वीजेज की ऑप्शंस उनके लिए कम हो जाएंगी। उसमें क्या किया जा सकता है? बिल्कुल कानूनी मदद हो सकती है। हमारा सफारत खाना, हमारे कोई लॉयर्स का कोई प्रो बोनो पैनल उनकी मदद कर सकता है, लेकिन क्योंकि अब वो इतना पैसा लगा के आए हैं, आई एम अफ्रेड वो पैसा तो कोई वापस नहीं उनका करवा सकता। जो वीजे की फीस लग चुकी है वो नहीं रिवर्स हो सकती। आने वालों के लिए यही मशवरा है कि बच्चों को काम की तरबियत दें,
वर्क एक्सपीरियंस करवाएं। उनको पता होना चाहिए जो काम वो करने जा रहे हैं उन्होंने कभी जिंदगी में किया भी है या नहीं। दूसरा, कोशिश करें अगर आपने इतना पैसा लगाना है और घर बेच के भेजना है तो पहले स्टूडेंट भेजें, ये बच्चा आके यहाँ पढ़े, यहाँ की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करे, फिर यहाँ भी ये 2 साल का वर्क परमिट का वीजा देते हैं PSW, वो उसमें काम करे फिर वर्क परमिट के लिए ट्राई करे। ये ऑर्थोडॉक्स तरीका है जिससे ना सिर्फ उसको यहाँ की तालीम हासिल होगी, आप एजेंटी से बच जाएंगे, आपका घर जो है वो एक फॉगी वर्क परमिट की बजाय बच्चे की तालीम पे इन्वेस्ट होगा, जिसके पास बच्चा काम कर सकेगा PSW के जरिए और बाद में वर्क परमिट ले सकेगा। मेरे ख्याल में तो कानूनी तरीका यही है। और तीसरा, आपने पूछा पहले भी कि कौन कौन से अदारे हैं जो इन लोगों की मदद कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन चेक कर सकता है, फिलीपीन बहुत अच्छा चेक रखता है। मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट माइग्रेंट जो प्रैक्टिस है वो फिलीपीन की है। वो बंदा भेजते वक्त उनका कॉन्ट्रैक्ट चेक करते हैं, इंश्योरेंस चेक करते हैं, बीमा चेक करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस चेक करते हैं। इंग्लैंड में जो है मेडिकल फ्री है, लेकिन फिर भी वो सारा चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों की तालीम, सेहत और इंश्योरेंस की चीजें हैं। हमारे पास OEC है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, हम उसके जरिए कैरियर ही, यानी हम 5000 कैरियर वीजा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भेज सकते हैं कि ये इंडस्ट्री वाले हमसे ये 5000 कैरियर ले लें, ये हमारी लिस्ट पे हैं, अप्रूव्ड हैं, हमने चेक कर लिया है, इनके रेफरेंसेस ठीक हैं, इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और ये काम कर सकते हैं। सेमी नर्सेज भी कैरियर के तौर पे काम कर सकती हैं। हमने वो जो है वो रूट इस्तेमाल नहीं किया। हमारे लोग एजेंटों के हाथ चढ़ते हैं, OEC का नाम कहीं नहीं आता। हमने, मेरा ख्याल है कि एजेंटों के हाथों सरेंडर किया हुआ है और माफिया की तरह वही लोग। हमारी एम्बेसी हेल्प कर सकती है। हमें पता है नाइकोप कौन ले रहा है। नादरा के जरिए हमें पता है कि बर्तानिया में कितने नाइकोप इस महीने इशू हुए हैं, कितने लोगों ने वीजा लिया है। इनसे इंट्रोडक्टरी मीटिंग हमारा कम्युनिटी वेलफेयर अताशी या एम्बेसी का कोई सेक्शन उनको वेलकम कर सकता है, उनसे आगे ही बेहतर हो सकती है। वो एम्प्लॉयर स्विच करने में मदद कर सकते हैं। हमारी CWA का काम है कम्युनिटी वेलफेयर अताशी का जॉब क्रिएट करना, तो जो जहां जॉब पे आए हुए हैं उनका स्विच करने में भी एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर मदद की जा सकती है। इंडियन बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं, उनकी कंपनीज की तादाद हजारों में है, हमारी शायद सैकड़ों में हो, जो जेन्युइनली जिनकी सालाना ऑडिट अकाउंट्स के मुताबिक वो जॉब दे सकते हो। लीगल काउंसलर्स, हम बड़ी दफा कह चुके हैं कि लीगल काउंसलर्स मुकर्रर किए जाए जो जबान जानते हो। ये गल्फ में भी बड़ा मसला है, यहाँ भी मसला है। हम लीगल काउंसलर अपॉइंट नहीं करते, फॉरेन ऑफिस के ट्रेंड लीगल काउंसलर अपॉइंट किए जा सकते हैं जो लोगों की अपील्स में लोगों की वैसे मदद करें। यहाँ तो बर्तानिया में लीगल एड सिस्टम भी है, फ्री लीगल एड मिल जाती है, फ्री सिटीजन एडवाइस ब्यूरो के जरिए तिब्बी यानी लीगल मदद मिल सकती है। लेकिन एम्बेसी में लीगल काउंसलर हो सकते हैं जो लोगों की, पाकिस्तानियों की मदद करें। मेरे ख्याल में लोग विक्टिम हैं रैकेटीरिंग का, विक्टिम है एजेंटी का, जिसमें ज्यादा लोग समझते हैं कि हमारा वीजा लेना बर्तानिया का एक अच्छा कोई लगता है, शोल्डर के ऊपर स्टार है, और वो ज्यादा पूछ प्रतीत नहीं करते, पैसे दे के वीजा लेने की करते हैं। मेन मकसद बर्तानिया दाखिल होना है, केयर वर्कर के ऊपर काम करना नहीं है, जो कि सबसे बड़ी, जो शेख साहब ने बताई है बात, सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, आप वीजा ले रहे हैं लेकिन आपका माइंडसेट ये है कि मैंने वहां जाके कुछ और कर लेना है, मैंने यहाँ काम नहीं करना। ये चेंज करें। सही है जी। ये जो कुछ और कर लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्या अब बर्तानिया के हालात वैसे हैं, कुछ और कर लेने की गुंजाइश है? एक ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फैसल साहब, एक तो आप ये बता दीजिए कि क्या अब बर्तानिया के अंदर हालात ऐसे हैं कि आप कुछ और कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरा सवाल है, अब ये केयर होम वाली कहानी तो अब अपने क्लाइमैक्स को पहुंच रही है, वो क्लाइमैक्स अच्छा है या बुरा है वो आपके सामने है। मेरा सवाल ये है कि वो लोग पाकिस्तान से जो बर्तानिया आना चाह रहे हैं और वहाँ जो उनके रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब बर्तानिया में बैठे इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपकी नज़र में वो कौन से शोबे हैं कि जिनमें मज़ीद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और उस हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए? देखिए फैसल अब्बासी साहब, गुजारिश है कि
हम ये इतनी देर से यही चीज ट्रेंड कर रहे हैं कि क्या बरतानिया में ऐसी जॉब्स जो कि हमारे जो लोग अनस्किल्ड हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो स्किल्ड वर्कर पे आते हैं होते हैं इनफैक्ट अनस्किल्ड हैं, क्या उनके लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? तो एब्सोल्युटली नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई ऐसी जॉब डिजाइन नहीं की जाती। देखिए, हैंडीमैन के तौर पे तो जो बंदा 25,000 30,000 पाउंड दे के आया तो वो तो हैंडीमैन का काम भी नहीं कर सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज पहले से ही कम है। कुछ शोबाजात में जैसे कि आपने देखा कि एक शॉर्टफॉल आया, जैसे ट्रक ड्राइवर्स का पहले आया, फिर एक आपके सामने केयर वर्कर्स का आया। कुछ जॉब्स जो हैं वो आप कह लें कि जैसे बिल्डर्स की हैं, आईटी में हैं, उसमें अब भी इनको बहुत ज़रूरत है। इनको आपको ये क्या कहते हैं, जैसे अनस्किल्ड टाइप ये जॉब्स काफ़ी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप आते स्किल्ड वर्कर पे हैं तो आप कैसे अपने आप को उस पर स्विच कर सकते हैं, लीगली स्पीकिंग। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्या आप उसमें उसकी तरबियत रखते हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन है, आप एक्रीडेटेड हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से 95% लोग ये अनएक्रीडेटेड आए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इंडिया से जो लोग आए हैं, जैसे कि अमजद मलिक साहब ने बताया कि मोस्टली लोग, ये मैं नहीं कह रहा, पंजाब से अमजद मलिक साहब से विद ड्यू रिस्पेक्ट, पंजाब से सर पाकिस्तान वाला हाल ही हुआ है। जो हमारे सिख बरादरी आई है वो भी अनस्किल्ड है, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ ऐसे देखे हैं पंजाबी जिनको साइन भी इंग्लिश में नहीं करने आते। देखें, हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो हर जगह मौजूद है। अब मैं माजरत के साथ अर्ज करना चाहूंगा फैसल भाई साहब, आपकी इजाजत से, जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, देखें इन्होंने कोविड के बाद बहुत स्टूडेंट्स को वीजाज दिए हैं और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये कैसे आइल्स करके आए हैं, क्योंकि जब यहाँ आए हैं तो कुछ जो क्लाइंट्स या जो जिन लोगों ने हमें अप्रोच किया किसी भी रीजन की वजह से, तो मैंने उनको पर्सनली देखा कि वो तो इस काबिल भी नहीं थे कि वो एक सेंटेंस या एक पैरा भी लिख सके इंग्लिश में, माजरत के साथ। तो मैं एक आपके तवज्जुह से इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्टूडेंट वीजे पे यहाँ भेजना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी एक फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दे के आपके जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जानी। सेकंड सेमेस्टर के लिए यहाँ पे जॉब्स नहीं है, अगर कोई जॉब्स अवेलेबल हैं तो वो देसियों के पास हैं। वो माजरत के साथ, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उतना पैसे नहीं मिलते उस बेचारे को। सारी रात सारा दिन मेहनत करता है, तो वो अपना रेंट और अपनी हाउस होल्ड चीजें पूरी करने के लिए, उसने भी देखें यहाँ आके CS की कोई जैकेट पहनी है, उसका भी दिल करता है मैं यूके में आया हूँ। वो इन चीजों को जब मीट करता है तो वो नेक्स्ट टर्म की फीस नहीं दे पाता। फिर वो बेचारा वकीलों के पास, लॉयर्स के पास भागता है, जी अब मुझे बचाएं, मैं कैसे। फिर वो इंस्टॉलमेंट्स कराता है, इंस्टॉलमेंट्स भी पे नहीं होती। और फैसल साहब आखिर पे जाके वो बच्चा अपना जो डिग्री है वो फेल कर देता है, और अनफॉर्चुनेटली ना वो आगे PSW पे जा सकता है। जो स्विच होना था स्किल्ड वर्कर पे, वो इन्होंने जुलाई में खत्म कर दिया। अब वो बच्चा भी ना राइट पे रहा ना लेफ्ट। फिर उसके लिए क्या लाइफ है आपको पता है, या ओवरस्टेयर हो जाएगा या वो किसी स्पेशल ग्रुप में चला जाता है। तो फिर उसकी लाइफ आप समझें कि फिर वही अमजद मलिक साहब वाली बात है कि फिर वो लाइफ जो है वही फिर चलती है। फिर वो बच्चे उसी तरह ही रोलते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, पेरेंट्स उधर डिस्टर्ब होते हैं। मैं आपके तवज्जुह से सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, उन पेरेंट्स को चाहिए कि अपने उस बच्चे को वो यहाँ भेजें अगर उनके पास पाइपलाइन में पीछे पैसे मौजूद हैं, उनके पास फंड्स मौजूद हैं। सर ये इसको नॉर्मल ना समझिएगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 30 to 40% एवरेज है। मैं निकाल कर बता सकता हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई कैन से विदाउट एनी हेजिटेशन, खुदारा पेरेंट से रिक्वेस्ट है ऐसे बच्चों को मत भेजें। वो यहाँ पे जिस तरह बाइक चलाते हैं, खुदारा मैं तो वो भी डरता हूँ, वो बेचारे डिलीवरीज कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे फैमिलीज के बच्चे होते हैं सर। यहाँ पे वो या तो वो जॉब कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी की फीसें दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि रेंट 400 से चला गया 800 पे, ठीक है सर। और आपकी हाउस होल्ड आइटम बहुत महंगी हो गई है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये मेंशन किया था और मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक पे भी आप जरूर प्रोग्राम करें। उसकी वजह यह है कि सर बच्चे बहुत स्पॉइल हो रहे हैं यहाँ पे। सही है, ठीक है। आसिम सुलेमान साहब, स्टूडेंट वीज़ा, जिस तरह हमने होम केयर की बात की, लेकिन अगेन मेरा सवाल यही है कि हम ये भी देखते हैं कि पिछले दिनों हमने देखा कि बुचर्स के लिए काफ़ी वीज़ाज़ आए हुए थे,
इस तरह की बाकी जो डेडिकेटेड फील्ड्स हैं उसमें वीज़ाज़ आ रहे होते हैं। क्या हमारे यहाँ हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है या जो सफारत खाना मौजूद है, इस सिलसिले में उसकी कोई प्रोएक्टिव अप्रोच है कि वो बता सके, बैक होम बता सकें कि भाई 6 महीने बाद ये वीज़ाज़ आने हैं तो इस तरह के डिप्लोमा शुरू कर दिए जाएँ, इस तरह की ट्रेनिंग शुरू कर दिए जाएँ, या चल सो चल ही काम है? देखिए, ऐसे तो कोई अप्रोच नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में भी ऐसी कोई अप्रोच है। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि जब यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं और यहाँ पे जब गवर्नमेंट जो है वो सर्च करते हैं, जब वो रिक्रूट करना स्किल्ड वर्कर लेके आना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो मोस्टली इंडिया की तरफ रुख करते हैं। और ये हमने काफी अरसे से देखा गया, बांग्लादेश की, श्रीलंका की तरफ से या फिलिपाइन की तरफ से वो रुख करते हैं। अब टेक्निकली हम काफी सारे लोग तो वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये सिमिलर सिचुएशन जो थी वो इंडिया में भी फेस आई, क्योंकि मेरे पास जो एम्प्लॉयर था, जो केयर होम था, उन्होंने रिक्रूट किए काफी सारे केयर वर्कर्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, और जब उन्होंने वो आगे सबसे, तो वो दे वुड नॉट बी एबल टू डू द ट्रेनिंग इवन के, क्योंकि यहाँ पे कुछ हेल्थ केयर के जो कोर्सेज होते हैं वो पास करने होते हैं उन्होंने, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो दे कुड नॉट डू दैट, इवन दे वर एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली। तो देन ही सेड टू मी कि यार मेरा डिफरेंट अप्रोच है कि आई वांटेड टू गो टू द फिलीपीन और मैं वहां से लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि दे आर मोर स्किल्ड एज कम्पेयर टू द पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो ऐसी स्किल प्रोवाइड नहीं करता या ऐसी एबिलिटी क्रिएट नहीं प्रोवाइड नहीं करता कि आप अपने आप को अडॉप्ट कर सकें डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर या किसी दूसरी स्किल को एक्वायर कर सकें। हमारी जो अप्रोच है, जैसे कि हमारे साथी ने पहले कहा कि हमें, हमारी अप्रोच सिंपल यही है कि हम अफसर बन के रहना है, हमें काम करके नहीं, हमें काम नहीं करना, हमें ऐसी जॉब चाहिए कि जो जिसमें हम कुर्सी में बैठे हैं और सारी चीजें हमें प्रोवाइड की जा सके। ये प्रॉब्लम जो है हमें फिक्स करनी है, हमें खुद ही फिक्स करनी है। गवर्नमेंट लेवल पे भी काम होगा तो फिक्स होगी। उसका तरीकेकार यही है कि हमें जो एजुकेशन जो पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाती है, अगर हमारी नेबरिंग कंट्री में देखा जाए तो पाकिस्तान में जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत ही जो इंसान वो लो लेवल का है, और हमारी जो एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो भी काफी कम है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया को देखा जाए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपना किरदार तो अदा कर सकती है, बहुत ज्यादा कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स दे कैन डू दैट। लेकिन मैं यहाँ पे जो जी मेरा जो मौकफ है वो यही है कि हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान सफारत खाने को बहुत ही एक्टिवली काम करना चाहिए इस मामले के अंदर, कि उनको एक ओपन वेबसाइट पर पॉलिसी जो है अनाउंस करनी चाहिए और एक अपना एक पोर्टल क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमारे जी बिल्कुल ठीक है आसिम साहब जो आप बात कर रहे हैं। मैं ज़रा यही नुक्ता बैरिस्टर अमजद मलिक साहब के सामने रखूँगा। अमजद मलिक साहब, अब लगता है कि आपकी जमात की हुकूमत शायद आ जाए, क्या रिकमेंडेशंस होंगी आपकी तरफ से ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को, और जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसमें किस तरह की चेंजेस होनी चाहिए? टाइम कम है हमारे पास, ब्रीफ कमेंट कर दें। देखिए, मेरे ख्याल में रेडिकल चेंजेस की जरूरत है। सफारत खाना आवाम की खिदमत के लिए होना चाहिए। हमारे पास 10 लाख से ज्यादा लोग हैं बरतानिया में सिर्फ, तो ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी और लीगल काउंसलर, कमर्शियल काउंसलर, इन लोगों को टास्किंग करनी चाहिए। इनका 3-3 महीने बाद चेक करना चाहिए कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। आप ओएसी के जरिए इनसे परमिट लें, आप इनसे पुराने जमाने की तरह इनसे कहें कि जी हम इतने डॉक्टर भेजना चाहते हैं, इतने नर्सेज भेजना चाहते हैं, आईटी प्रोफेशनल भेजना चाहते हैं, इनसे कोटे के ऊपर आप लें और फिर पाकिस्तान में एजेंटी से जान छुड़ाएं। और फिर जो लोग यहाँ आते हैं आप उनके साथ बाहम राब्ता कायम करें। नादरा के जरिए अब ये चीजें छुपी नहीं रही, आपको नाइकॉप से पता लग जाएगा कौन किस इलाके में मूव हुआ है, क्योंकि नाइकॉप के ऊपर आपका यूके का एड्रेस लिखा होता है। आप अपने CWA की ड्यूटी लगाएं कि आप 3 महीने में एक दफा इनको बुलाएं, इनको वेलकम पैक दें, इनको बताएं, कुछ छोटा सा ब्रोशर ब्रिटिश काउंसिल से ताउन के साथ बनाएं जो आपको वेलकम पैक दे। तीसरा, ये मेरे में हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा ओवरसीज मिनिस्ट्री को। हमने उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह उसका हक बनता है। मेरी तो गुजारिशात होगी, मैनिफेस्टो में भी 16 नुकात आए हैं, अगर उनके ऊपर अमल हुआ
तो कोशिश जरूर करनी चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के यहाँ मामला थोड़े बेहतर हों। जी ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, मुनीर साहब, आसिम सुलेमान साहब, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।